Good morning, Avnish. Good morning, Chetan. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. चलो स्टार्ट करते हैं. ये लोग ज्वाइन होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई विल स्टार्ट. ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है. यस। ओके, सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव कवर्ड. एक मिनट. लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था. हमने आई थिंक थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने आपको वेरिफिकेशन बताया था जितना मुझे याद है. We started with chapter 3. We have completed software testing task and participants. Then we have covered types of testing. In types of testing, we have done with verification. Verification क्या होता है ये हमने देखा था. Verification. And we have also seen method of verification. We have seen walkthrough. Yes, I think इतना ही हुआ था, right? इतना ही हुआ था ना. अवनीश, चेतन. हेलो. यस। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी को? चेतन, अवनीश. नो। ओके. व्हाट इज वेरिफिकेशन? उस दिन हमने वेरिफिकेशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको. वेरिफिकेशन इट्स अ स्टैटिक टेस्टिंग. वेरिफिकेशन एक स्टैटिक टेस्टिंग है. और वेरिफिकेशन स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब क्या? व्हाट इज स्टैटिक टेस्टिंग? टेस्टिंग डन with examination or observation. Testing done with examination or observation without actually running the product, without actually running or operating the application. Testing done with the examination or observation without actually running or operating the application. In the static testing, we just examine or observe. We don't actually run the application. ओके, स्टैटिक टेस्टिंग में क्या होता है, वेरिफिकेशन में क्या होता है? इन वेरिफिकेशन what we do in verification, we read the documents, we check different documentations. Okay, hi Swapnali, good morning. चलो मैं पढ़ा रही हूँ. हाय पलश, गुड मॉर्निंग.
आप अभी ज्वाइन हुए क्या पलश? यस मैम, अभी हुआ मैम, थोड़ा सा नेट इशू हो रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, मैं जो लास्ट टाइम का पढ़ाया था ना उसी का रिवीजन ले रही थी। ओके मैम। सो मेथड ऑफ, हमने क्या बताया, इन वेरिफिकेशन वी चेक द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। In verification, we check the different documents systematically, page by page, paragraph by paragraph. मैम आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका था उस दिन। हम फ्राइडे को लास्ट स्टार्ट किया था ना आपने? क्या बोल रहे हो? हम फ्राइडे को आपने स्टार्ट किया था ना? हाँ हाँ, मैम एक्चुअली मैं उस दिन क्लास में था नहीं, एक्चुअली मेरे को उस दिन अपना होम टाउन वापस आना था। तो ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है? ठीक है। उस दिन ज्यादा हुआ नहीं था, थोड़ा सा ही हुआ था, तो मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ पलश आपने बताया। ओके, सो चैप्टर 3 में अभी तक क्या क्या हुआ है एक बार रिपीट करती हूँ, ठीक है? ये देखो, ये हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में हमने क्या किया था उस दिन, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। ये देखो, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इन थर्ड चैप्टर वी हैव स्टार्टेड विथ इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। In this chapter, what we have covered, in this chapter, we are going to start with testing. टेस्टिंग में क्या क्या देखना है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टास्क एंड पार्टिसिपेंट्स। टेस्टिंग के अंदर क्या क्या टास्क है, उसके अंदर कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन एंड इट्स मेथड्स, केस स्टडी ऑफ वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, difference between verification and validation, levels of testing, उसके बाद यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अप्रोचेस फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टेस्टिंग लेवल्स एंड वी मॉडल। ठीक है, ओके। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टास्क में कौन कौन से टास्क है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टास्क के अंदर कौन कौन से टास्क हम लोग टेस्टिंग में परफॉर्म करते हैं, क्या क्या करते हैं टेस्टिंग के अंदर? सो पहला टास्क जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, वो क्या है? टू फाइंड डिफेक्ट, फाइंड देम एज अर्ली एज पॉसिबल। हमारा काम क्या है टेस्टिंग में? हम लोग क्या करते हैं? डिफेक्ट फाइंड करते हैं। एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर के बग्स फाइंड करते हैं, डिफेक्ट फाइंड करते हैं। हमारा काम है डिफेक्ट्स को फाइंड करना, एप्लीकेशन के अंदर के जो भी डिफेक्ट्स है एप्लीकेशन में उसको फाइंड करना, फाइंड देम एज अर्ली एज पॉसिबल। अब यहाँ पे लिखा है डिफेक्ट को फाइंड करो, जल्दी से जल्दी फाइंड करो। डिफेक्ट को फाइंड करना है, डिफेक्ट को जल्दी से जल्दी फाइंड करना है। क्यों? डिफेक्ट को जल्दी कैसे फाइंड करेंगे? हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में देखा, टेस्टिंग कब स्टार्ट होता है? पहले होता है रिक्वायरमेंट, उसके बाद होता है डिजाइन, डिजाइन के बाद होता है कोडिंग, कोडिंग के बाद टेस्टिंग स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे लिखा है डिफेक्ट जल्दी फाइंड करने चाहिए, डिफेक्ट को जल्दी से जल्दी फाइंड करना चाहिए। जल्दी से जल्दी कैसे फाइंड करेंगे? टेस्टिंग तो बाद में स्टार्ट होता है, पहले रिक्वायरमेंट, फिर डिजाइन, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग। सो डिफेक्ट कैसे जल्दी मिलेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? डिफेक्ट जल्दी अगर करना है तो डिफेक्ट को मतलब टेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। प्लीज म्यूट करो, आई थिंक कोई अनम्यूट हो गया है, म्यूट करो, थैंक यू।
ओके हमें जल्दी डिफेक्ट फाइंड करने चाहिए, लेकिन जल्दी कैसे करेंगे? हमें टेस्टिंग के अंदर हमको डिफेक्ट फाइंड करना चाहिए, और डिफेक्ट को कैसे फाइंड करना चाहिए? जल्दी फाइंड करना चाहिए। बट जल्दी कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि टेस्टिंग कब होता है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप होने के बाद। सो जल्दी कब स्टार्ट करेंगे? जल्दी कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखो, ये देखो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे। टेस्टिंग के दो टाइप्स, टेस्टिंग के दो टाइप्स है। पहला है स्टैटिक टेस्टिंग, दूसरा है वैलिड, दूसरा है डायनामिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग जो होता है वो पहले से स्टार्ट होता है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो पहला फेज है वहां से सॉफ्टवेयर क्या स्टार्ट होता है? स्टैटिक टेस्टिंग। तो एक टेस्टिंग का जो टाइप है वो जल्दी स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? पहले फेज से। और टेस्टिंग जल्दी स्टार्ट होता है तो टेस्टिंग में हम लोग डिफेक्ट जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। टेस्टिंग के अंदर डिफेक्ट जल्दी फाइंड हो सकते हैं। सो डिफेक्ट को जल्दी से जल्दी फाइंड क्यों करना चाहिए? हमें क्या फायदा होगा डिफेक्ट को जल्दी फाइंड करेंगे तो? अगर समझो रिक्वायरमेंट में एक डिफेक्ट है, उसको जल्दी फाइंड किया तो वो डिफेक्ट नेक्स्ट फेज में नहीं जाएगा। अगर डिजाइन समझो रिक्वायरमेंट की एक गलती है, एक प्रॉब्लम है रिक्वायरमेंट में, तो वो डिफेक्ट अगर फाइंड नहीं हुआ तो वो डिजाइन फेज में जाएगा। उसकी वजह से डिजाइन में भी 3-4 जगह डिफेक्ट ऐड हो जाएंगे। डिजाइन को अगर फाइंड आउट नहीं किया, डिजाइन को अगर टेस्ट नहीं किया या उसमें डिफेक्ट फाइंड आउट नहीं किए तो वो डिफेक्ट कोडिंग में जाएंगे। कोडिंग में 12 से 15 जगह डिफेक्ट ऐड हो जाएंगे। सो धीरे धीरे क्या होते जाएगा? डिफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे। रिक्वायरमेंट का एक डिफेक्ट डिजाइन में 4 जगह बनेगा, डिजाइन के 4 डिफेक्ट्स कोडिंग में 12 से 15 जगह ऐड हो जाएंगे। सो डिफेक्ट्स क्या होते जा रहे हैं? मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सो जितना डिफेक्ट लेट मिलेगा उतने डिफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे। डिफेक्ट जितने लेट मिलेंगे उतना डिफेक्ट्स क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। सो इन डिफेक्ट को बढ़ने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डिफेक्ट जल्दी फाइंड आउट करने चाहिए ताकि डिफेक्ट बढ़ने से रोक सके, डिफेक्ट का लीकेज अवॉइड हो सके। लीकेज मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जाना, डिफेक्ट मतलब रिक्वायरमेंट से डिजाइन में जाना, डिजाइन से कोडिंग में जाना। सो ये डिफेक्ट का जो लीकेज है उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डिफेक्ट जल्दी फाइंड करने चाहिए ताकि एक फेज से डिफेक्ट दूसरे फेज में ना जाए। दूसरा, टेस्टिंग का दूसरा टास्क क्या है? हमें सिर्फ डिफेक्ट फाइंड नहीं करने चाहिए, हमें डिफेक्ट को जल्दी से जल्दी फाइंड करना चाहिए। सिर्फ डिफेक्ट को फाइंड करना हमारा काम नहीं है, डिफेक्ट को रिपोर्ट भी करना चाहिए। डिफेक्ट को जल्दी फाइंड करना चाहिए, डिफेक्ट को रिपोर्ट भी करना चाहिए। सो हमारा काम डिफेक्ट को फाइंड करना है, डिफेक्ट को जल्दी फाइंड करना है, और डिफेक्ट को फाइंड करने के बाद हमें डिफेक्ट को क्या करना चाहिए? रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट करेंगे तो ही डेवलपर को पता चलेगा ना कि क्या प्रॉब्लम्स है एप्लीकेशन में। जब तक हम लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक किसी को भी डिफेक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। सो जो भी डिफेक्ट हमें मिलते हैं उनको हमें रिपोर्ट करना चाहिए ताकि जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग हो उनको पता चले कि एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम्स है। डिफेक्ट रिपोर्ट करने के बाद जब डेवलपर डिफेक्ट को फिक्स कर लेगा तो हमें ये चेक करना चाहिए क्या जो भी डिफेक्ट हमने रिपोर्ट किए वो रियली फिक्स हुए हैं, क्या जो भी डिफेक्ट हमने रिपोर्ट किए हैं वो सारे डिफेक्ट फिक्स हुए हैं। सो अभी हम लोग डिफेक्ट रिपोर्ट करेंगे। डिफेक्ट रिपोर्ट करने के बाद जब डेवलपर उसको फिक्स कर लेगा, उसको करेक्ट कर लेगा, तो उसके बाद हमें ये चेक करना चाहिए कि सारे डिफेक्ट जो हमने रिपोर्ट किए थे क्या वो सच में फिक्स हुए हैं, क्या अभी एप्लीकेशन करेक्ट है, ये हमें चेक करना चाहिए। उसके बाद क्या है? टू कंफर्म वेदर न्यू डिफेक्ट्स हैव कम आफ्टर करेक्शन। इसका मतलब समझो हमने ये चेक किया डिफेक्ट फिक्स हुए कि नहीं, हमें पता चला डिफेक्ट फिक्स हो चुके हैं, डेवलपर ने सारे डिफेक्ट फिक्स कर लिए, लेकिन डेवलपर ने सारे डिफेक्ट फिक्स करने के लिए कोड में चेंजेस किए। सो कोड में जो भी चेंजेस हुए उनकी वजह से कोई नए डिफेक्ट्स तो नहीं आ गए, वो भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कोड में चेंजेस हो गए तो नए डिफेक्ट्स आ सकते हैं। सो हमें ये चेक करना चाहिए कि कोड में जो भी चेंजेस हो गए उसकी वजह से नए डिफेक्ट्स तो नहीं आए। कोड में चेंजेस क्यों हुए? डिफेक्ट फिक्स करने के लिए।
सो डिफेक्ट फिक्स करने के लिए जो कोड चेंज हुआ उसकी वजह से नए डिफेक्ट्स तो नहीं आ गए, तो ये चेक करने के लिए हमें वापस से टेस्टिंग करना चाहिए, देखना चाहिए कि नए जो कोड चेंजेस हुए उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट तो नहीं हुए कोई। तो ये क्या है, टेस्टिंग के टास्क है। उसके बाद टेस्टिंग में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स है, हु ऑल आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन टेस्टिंग करता है। बिजनेस एनालिस्ट, यस बिजनेस एनालिस्ट टेस्टिंग करता है, कैसे, वो रिक्वायरमेंट को चेक करता है। सो रिक्वायरमेंट को चेक करना भी क्या है, टेस्टिंग है ना, वो रिक्वायरमेंट चेक कर रहा है, मतलब चेक कर रहा है मतलब टेस्ट कर रहा है। सो एक तरह से देखा जाए तो ये भी टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करता है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट चेक करता है। टेक्निकल आर्किटेक्ट टेस्टिंग करता है, यस टेक्निकल आर्किटेक्ट डिजाइन को चेक करता है, कोड को चेक करता है। सो डिजाइन और कोड चेक करने का काम टेक्निकल आर्किटेक्ट का है। सो एक तरह से देखा जाए तो डिजाइन चेक हो रहा है, कोड चेक हो रहा है, तो इसका मतलब टेक्निकल आर्किटेक्ट भी टेस्टिंग करता है। उसके बाद डेवलपर टेस्टिंग करता है, यस डेवलपर यूनिट टेस्टिंग करता है। इसका मतलब जो कोड डेवलप करता है वो उस कोड को टेस्ट करता है। यूनिट टेस्टिंग मतलब क्या, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कोड, कोड का स्मॉल पीस को टेस्ट करना। सो डेवलपर यूनिट टेस्टिंग करता है, कोड के छोटे पीस को टेस्ट करता है, मतलब प्रोग्राम, क्लासेस, फंक्शंस, इनको टेस्ट करता है। एंड यूजर्स क्या करते हैं, लास्ट में जो टेस्टिंग होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वो कौन करते हैं, यूजर्स करते हैं। तो यूजर भी टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और टेस्टर क्या करता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, स्टैटिक टेस्टिंग ऑफ टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, ये टेस्टर करता है। तो टेस्टर भी टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब ये सारे लोग टेस्टिंग करते हैं, लेकिन इनके टेस्टिंग का टाइप अलग अलग है। ये लोग अलग अलग टाइप का टेस्टिंग करते हैं अलग अलग टाइम पे। तो सारे लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, बिजनेस एनालिस्ट, टेक्निकल आर्किटेक्ट, डेवलपर, यूजर, टेस्टर। ओके, एक बार देख लो पलश, समझा है क्या? यस मैम। ओके, आगे बढ़ो फिर। हाँ मैम। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, there are two types of testing, one is verification and second is validation. verification का मतलब क्या, वेरिफिकेशन मतलब स्टैटिक टेस्टिंग, वेरिफिकेशन को स्टैटिक टेस्टिंग भी बोलते हैं, ओके और वैलिडेशन को क्या बोलते हैं, डायनामिक टेस्टिंग। सो अभी वेरिफिकेशन क्या है, व्हाट इज वेरिफिकेशन और स्टैटिक टेस्टिंग। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन का मतलब होता है स्टैटिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब क्या, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब क्या, टेस्टिंग डन विथ एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन विदाउट एक्चुअली रनिंग और ऑपरेटिंग द एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या, स्टैटिक टेस्टिंग में एक्चुअली एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं करते, मतलब एप्लीकेशन को इनपुट देना, आउटपुट चेक करना, ये नहीं करते। तो स्टैटिक टेस्टिंग में क्या करा जाता है, स्टैटिक टेस्टिंग में जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, किसमें, स्टैटिक टेस्टिंग में। तो स्टैटिक टेस्टिंग में हम लोग एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं करते, स्टैटिक टेस्टिंग में किसको चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को। जितने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, उन सबके ऊपर स्टैटिक टेस्टिंग होता है। सो स्टैटिक टेस्टिंग में हम लोग डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं और पेज बाय पेज, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं और उसके डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको फाइंड आउट करते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, डॉक्यूमेंट्स के डिफेक्ट को फाइंड करना, मतलब स्टैटिक टेस्टिंग, वेरिफिकेशन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैटिक टेस्टिंग इज चेकिंग अ प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअली यूजिंग और रनिंग इट। We just observe or examine product to find defects. Verification is a type of testing where we find defects early as it starts from the first phase. Verification जल्दी start होता है, static testing पहले phase से start होता है, static testing या verification। Verification या static testing कब start होता है, पहले phase से, requirement से, software development life cycle की पहली जो phase है
कौन सी? रिक्वायरमेंट फेज। वहां से क्या स्टार्ट होता है? स्टैटिक टेस्टिंग, वेरिफिकेशन। Generally, in verification, in static testing, we check different SDLC documentations like SRS, FRS, design documentation, code, testing documentation, user manual. जितने डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रोसेस में डेवलप होते हैं उन सब पे क्या होता है? वेरिफिकेशन, स्टैटिक टेस्टिंग। उन सबको हम लोग चेक करते हैं वेरिफिकेशन और स्टैटिक टेस्टिंग में। सो स्टैटिक टेस्टिंग में करते क्या है, वेरिफिकेशन में करते क्या है? वेरिफिकेशन एंड स्टैटिक टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं और उनको उनके अंदर के डिफेक्ट्स को फाइंड करते हैं। वेरिफिकेशन कैन बी डन मैन्युअली और एज वेल एज यूजिंग टूल्स। वेरिफिकेशन को मैन्युअली कर सकते हैं या टूल के साथ भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के टूल क्या क्या है? कोड को चेक करने के लिए हम लोग कंपाइलर यूज करते हैं। कंपाइलर क्या करता है? कोड को कंपाइल करते टाइम पे चेक करता है कहाँ पे कर्ली ब्रेस मिसिंग है, कहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, ये कंपाइलर हमें बताता है। सो कंपाइलर भी क्या होता है? कोड को रन करने से पहले हम लोग कोड को कंपाइल करते हैं। सो कंपाइलर हमें बताता है कोडिंग के एरर्स। सो कंपाइलर भी क्या कर रहा है? कोड को टेस्ट कर रहा है ना। सो वो भी क्या कर रहा है? स्टैटिक टेस्टिंग, वेरिफिकेशन। सो कोड वेरिफिकेशन के लिए कंपाइलर भी एक टूल है। फिर कोड वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब जो जो चीजें डॉक्यूमेंट के अंदर चेक करनी है उसका लिस्ट। जैसे शॉपिंग करने जाना है तो आप शॉपिंग का लिस्ट बनाते हो, वैसे ही जो जो चीजें चेक करनी है डॉक्यूमेंट में स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जो चीजें चेक करनी है डॉक्यूमेंट के अंदर उनका लिस्ट। डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो चीजें हमें चेक करनी है उसका लिस्ट, इसका मतलब चेकलिस्ट। स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चेक करना चाहिए उसका लिस्ट। सो वेरिफिकेशन करने से पहले, डॉक्यूमेंट को चेक करने से पहले क्या बनाया जाता है? चेकलिस्ट। और उस चेकलिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट के अंदर की सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं। स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल और कंपाइलर एक ही है। मैंने गलती से लिखा है, ये स्टैटिक कोड अलग अलग लिखा है। स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल या कंपाइलर एक ही है। ये कोड को वेरीफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है? यस। पलाश, ये समझा है कि देख लो अच्छे से एक बार। यस मैम। समझा है पलाश? मैम समझ में आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या है? Verification is just like a filter which is applied at every stage during SDLC. क्या बोला गया है? वेरिफिकेशन एक फिल्टर की तरह है which is applied at every stage during SDLC. ऐसा क्यों बोला गया है कि वेरिफिकेशन एक फिल्टर की तरह है? क्योंकि वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये देखो, वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट का। कौन सा फेज होता है? रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पहला फेज क्या है? रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? डिजाइन। मेरा ड्राइंग अच्छा दिख रहा है क्या आपको? एक मिनट रुको, उससे अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। सबसे पहले क्या बनता है? रिक्वायरमेंट फेज। मैम टेक्स्ट वाला ही यूज कर लो ना, अपना लिखने में जरूरत क्या है? क्या बोल रहे हो? मैम टेक्स्ट वाला ही यूज कर लो ना, अपना हाथ से लिखने में क्या जरूरत है? ठीक है, तो फिर ऐसा यूज करो, ये ड्राइंग वाले टूल्स यूज करो बोल रहे हो?
क्या बोल रहे हो? तो वो है ना प्रिंट वाले के बगल में टेक्स्ट वाला जो है ऑप्शन। हाँ, राइट, ठीक है, ओके। ये देखो, पहला फेज है रिक्वायरमेंट फेज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फेज कौन सा है? डिजाइन फेज। उसके बाद है कोडिंग फेज। उसके बाद है टेस्टिंग फेज। उसके बाद है डिप्लॉयमेंट फेज। और लास्ट में है मेंटेनेंस। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये पहला फेज है रिक्वायरमेंट फेज। दूसरा फेज है डिजाइन फेज। तीसरा फेज है कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन, या डेवलपमेंट, आप इसको बोल सकते हो डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है? टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज के बाद में है डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट के बाद है मेंटेनेंस फेज। अभी हर फेज का ना कुछ आउटपुट है। हर फेज का क्या है? कुछ ना कुछ आउटपुट है। क्या आउटपुट है रिक्वायरमेंट फेज का? रिक्वायरमेंट फेज में आउटपुट क्या मिलता है हमें? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। चाहे उसको कोई भी नाम दो आप, अलग अलग नाम हो सकते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को। कोई उसको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बोलता है, कोई स्पेसिफिकेशन बोलता है, अजाइल में उसको प्रोडक्ट बैकलॉग बोलते हैं। सो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सो इसका आउटपुट है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। डिजाइन फेज के बाद में क्या मिलेगा हमें? डिजाइन डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जैसे हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइंस, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। कोडिंग फेज का आउटपुट क्या रहेगा? कोड। टेस्टिंग फेज का, डेवलपमेंट का, डिप्लॉयमेंट का, सॉरी, और मेंटेनेंस का। सो यहाँ पे देखो, कोडिंग फेज का आउटपुट क्या रहेगा? कोड। टेस्टिंग फेज का क्या रहेगा आउटपुट? या टेस्टिंग फेज में कौन सा डॉक्यूमेंट बनते हैं? टेस्टिंग फेज में क्या बनेगा? टेस्टिंग फेज में बनेगा टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान के बाद क्या बनेगा? टेस्ट प्लान के बाद टेस्ट केसेस, टेस्ट डेटा, डिफेक्ट रिपोर्ट्स। टेस्टिंग फेज के अंदर बहुत सारा डेटा बनता है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे बनते हैं? टेस्टिंग फेज में। उसके बाद में डिप्लॉयमेंट फेज में क्या बनता है? डिप्लॉयमेंट फेज में,
डिप्लॉयमेंट फेज में क्या बनेगा बताती हूँ। डिप्लॉयमेंट फेज में यूजर मैनुअल बनेगा, मेंटेनेंस में क्या होता है, डॉक्यूमेंट चेंज रिक्वेस्ट, अभी क्या बोला गया है, वेरिफिकेशन क्या है, स्टैटिक टेस्टिंग है, और वेरिफिकेशन में हर फेज का जो आउटपुट है उसको किस में चेक किया जाता है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हर फेज का जो आउटपुट है, हर फेज में जो डिलीवरेबल्स बनते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उन सब पे क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है। सो पहले फेज का जो आउटपुट है उसके ऊपर वेरिफिकेशन होगा, फिर वेरिफिकेशन में जो डिफेक्ट्स मिलेंगे रिक्वायरमेंट्स में उसको फिक्स करके, उसको करेक्ट करके, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करेक्ट करके फिर आगे के फेज में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिजाइन फेज का जो आउटपुट है उसके ऊपर वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में उसको चेक किया जाएगा, चेक करने के बाद अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो फिक्स किए जाएंगे, फिक्स होने के बाद फिर वो डिप्लॉयमेंट फेज में, डेवलपमेंट फेज में जाएगा। डेवलपमेंट फेज का जो आउटपुट है उसके ऊपर भी वेरिफिकेशन होगा, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो फिक्स होंगे, फिर आगे के फेज में मतलब कोड जाएगा, नेक्स्ट फेज में जाएगा कोडिंग के बाद। फिर टेस्टिंग फेज के जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उनके ऊपर भी वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद प्योर होके, करेक्शन होके फिर वो नेक्स्ट फेज में जाएंगे, नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा। उसके बाद में डिप्लॉयमेंट में भी यूजर मैनुअल बनेगा, इस यूजर मैनुअल को भी चेक किया जाएगा और फिर करेक्शंस होके फिर वो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा। ओके, चेंज रिक्वेस्ट जो बनेगा, चेंज रिक्वेस्ट को भी चेक किया जाएगा, रिक्वायरमेंट है वो तो रिक्वायरमेंट को भी चेक किया जाएगा। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये जो आपको पहला एडवांटेज बोला गया है कि वेरिफिकेशन इज जस्ट लाइक अ फिल्टर विच इज अप्लाइड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग एसडीएलसी। सो यहाँ पे वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन हर फेज का जो आउटपुट है उसको चेक कर रहा है, तो वेरिफिकेशन एक फिल्टर की तरह लगा हुआ है। हर फेज का जो आउटपुट है उसको वेरिफिकेशन में फिल्टर किया जाता है और फिर वो नेक्स्ट फेज में जाता है। हर फेज का जो आउटपुट है उसके ऊपर वेरिफिकेशन होता है, फिर वो आगे के फेज में जाता है। सो वेरिफिकेशन एक फिल्टर की तरह है जो इन आउटपुट को क्या कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है। सो एडवांटेजेस ऑफ वेरिफिकेशन में क्या है, वेरिफिकेशन इज जस्ट लाइक अ फिल्टर विच इज प्यूरिफाइंग द प्रोडक्ट एज इट प्रोग्रेसेस थ्रू नेक्स्ट फेज। सो वेरिफिकेशन हर फेज का जो आउटपुट है उनको प्यूरिफाई कर रहा है फिल्टर की तरह, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट पे क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, तो वेरिफिकेशन इज जस्ट लाइक अ फिल्टर। Verification helps you to find defect as well as the location. Verification helps you to find defect as well as location. इसका मतलब क्या, वेरिफिकेशन में डिफेक्ट्स मिलते हैं, डिफेक्ट के साथ साथ डिफेक्ट का लोकेशन भी मिलता है। कैसे क्या, वेरिफिकेशन किसके ऊपर होता है, डॉक्यूमेंट्स पे होता है। सो डॉक्यूमेंट्स पे अगर आप वेरीफाई कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट को आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि पेज नंबर 10 पे कोई चीज मिसिंग है। जैसे पेज नंबर 10 पे डायग्राम होनी चाहिए थी, वहां पे डायग्राम लिखा तो है लेकिन डायग्राम लिखी भी नहीं है। सो इसका मतलब क्या है, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ डिफेक्ट। डायग्राम होनी चाहिए थी लेकिन मिसिंग है, सो इट्स अ डिफेक्ट। ओके, सो वेरिफिकेशन में ये डिफेक्ट तो मिलता है कि डायग्राम मिसिंग है, लेकिन वो कौन से पेज पे है, कौन से पैराग्राफ पे मिसिंग है, ये भी पता चलता है। सो वेरिफिकेशन में डिफेक्ट मिला, डायग्राम मिसिंग है, लेकिन वो कौन से पेज पे है, कहाँ पे है एग्जैक्टली प्रॉब्लम, वो भी पता चलता है। सो डिफेक्ट के साथ साथ उसका लोकेशन भी पता चलता है। डिफेक्ट कैन गेट डिटेक्टेड इवन बिफोर दे गेट कोडेड और टेस्टेड। डिफेक्ट हम लोग को डिफेक्ट जल्दी मिलते हैं वेरिफिकेशन में, इवन बिफोर एक्चुअल कोडिंग एंड टेस्टिंग इज डन। डिफेक्ट जल्दी मिलते हैं वेरिफिकेशन में, एक्चुअल डेवलपमेंट और टेस्टिंग होने से पहले डिफेक्ट मिलते हैं। क्यों, क्योंकि वेरिफिकेशन पहले से स्टार्ट होता है, रिक्वायरमेंट फेज से स्टार्ट होता है। सो एक्चुअल कोडिंग और टेस्टिंग होने से पहले ही डिफेक्ट मिल जाते हैं। रिक्वायरमेंट के डिफेक्ट जल्दी मिलेंगे, डिजाइन के डिफेक्ट जल्दी मिलेंगे।
सो एक्चुअल कोडिंग और टेस्टिंग होने के पहले डिफेक्ट मिलेंगे। वेरिफिकेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव इश्यूज अर्ली। वेरिफिकेशन जल्दी स्टार्ट होता है, इसकी वजह से डिफेक्ट जल्दी मिलते हैं, उनको हम लोग जल्दी फिक्स कर सकते हैं। तो इससे टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। एक बार गो थ्रू करो पलश, समझाए के देखो। समझ में आ गया मैम। ओके गुड। चलो एक मिनट। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। यहां तक ही हुआ था हमारा। मेथड ऑफ वेरिफिकेशन में क्या बताया था मैंने आपको? मेथड ऑफ वेरिफिकेशन में पहला मेथड है वॉक थ्रू। वॉक थ्रूज क्या होते हैं? जनरली वॉक थ्रू कौन स्टार्ट करता है? जिसने डॉक्यूमेंट बनाया। अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, मैं डिजाइन टीम की मेंबर हूं सपोज, और मैंने कोई डिजाइन बनाया, मैं चाहती हूँ मेरे जो कलीग्स है या मेरे जो भी आसपास जो प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स है, वो मुझे इसके लिए फीडबैक दे। तो मैं क्या करूंगी? जैसे आप मेरे कलीग्स हो, तो मैं आपके पास आऊंगी, आपको बोलूंगी कि ये डिजाइन मेरा डॉक्यूमेंट रेडी है, क्या क्या आप मुझे हेल्प करोगे सजेशन देने के लिए, इसका फीडबैक देने के लिए? सो आप क्या करोगे? जनरली कलीग्स हाँ बोलते, राइट? सो क्या होगा फिर? मैं आपको मेरा डिजाइन या जो भी डॉक्यूमेंट है वो एक्सप्लेन करूंगी, आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, उसको समझोगे, और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगते हैं तो वो मुझे बताओगे, फिर वो मैं लिख के रखूंगी, और बाद में मेरे डॉक्यूमेंट को करेक्शन करूंगी। फिर मैं डॉक्यूमेंट को करेक्ट करूंगी, तो इसको बोला जाता है वॉक थ्रू। बहुत सिंपल है वॉक थ्रू। जिसने डॉक्यूमेंट बनाया वो अपने कलीग्स के पास जाता है, कलीग्स को बोलता है प्लीज हेल्प मी टू गिव सम फीडबैक। ओके, फिर कलीग को वो डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करेगा, कलीग डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, और उसके बाद उसको अगर कुछ गलतियां लगती है तो वो बताएगा। ऑथर लिख के रखेगा गलतियां, और उसको बाद में करेक्ट करेगा। तो इसको बोला जाता है वॉक थ्रू। ओके, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉक थ्रू का प्रोसेस कैसा है, पढ़ो इसको, अगर कुछ भी डाउट्स है तो पूछो।
कलश समझा है ये? हाँ मैम समझ गया। गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन में सेकेंड मेथड है वेरिफिकेशन का रिव्यू। अभी रिव्यू क्या होता है एग्जैक्टली? रिव्यू क्या है? रिव्यू का मतलब होता है, रिव्यू इज नथिंग बट, रिव्यू मतलब होता है, एक मिनट, रिव्यू का मतलब, रिव्यू में डिटेल होता है। एक मिनट में बताती हूँ आपको। रिव्यू जरा डिटेल में होता है। एज पर आईएसटीक्यूबी, आईएसटीक्यूबी क्या है? इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है टेस्टिंग का। उसके अंदर रिव्यू में क्या क्या होता है ये बताया गया है। रिव्यू के अंदर, रिव्यू को इंस्पेक्शन भी बोलते हैं, आईएसटीक्यूबी में इसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। और रिव्यू में वो आईएसटीक्यूबी के हिसाब से देयर आर 6 फेजेस। पहला फेज, पहला फेज कौन सा है? रिव्यू के अंदर का पहला फेज है प्लानिंग फेज। प्लानिंग के बाद सेकेंड फेज होती है किक ऑफ। थर्ड फेज प्रिपरेशन। चौथा फेज रिव्यू मीटिंग। पांचवा फेज रिवर्क। छठवा फेज फॉलो अप। सो रिव्यू के अंदर ये 6 फेजेस होते हैं, प्लानिंग, किक ऑफ, प्रिपरेशन, रिव्यू मीटिंग, रिवर्क एंड फॉलो अप। ओके, सो प्लानिंग फेज में क्या होता है एग्जैक्टली? प्लानिंग फेज में क्या होता है? सबसे पहले तो जैसे मैं किसी टीम की मेंबर हूं फॉर एग्जांपल, मैंने बताया कि मेरे साइड से डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा जो मैनेजर होगा वो डायरेक्टली मेरे डॉक्यूमेंट को अप्रूव करेगा क्या? नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा? वो मतलब देखेगा कि डॉक्यूमेंट चेक हो, तो कुछ लोगों को सिलेक्ट करेगा जो डॉक्यूमेंट को पढ़ सके, चेक कर सके और उसके लिए फीडबैक दे सके। तो वो कुछ लोगों के सिलेक्ट करेगा, ओके, जो डॉक्यूमेंट चेक कर सके। सिलेक्ट करने के बाद उनको मेल मिल जाएंगे, मिल जाएगा। मेल जाने के बाद क्या होगा? उनको बताया जाएगा कि उनको डॉक्यूमेंट चेक करना है। उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए एक टाइमलाइन दिया जाएगा। सो ये पूरा प्लानिंग फेज में से प्लानिंग होगा। प्लानिंग फेज में डिसाइड करेगा कि कौन लोग चेक करेंगे डॉक्यूमेंट को। ओके, डॉक्यूमेंट का चेकिंग कब स्टार्ट होना चाहिए, कब तक खत्म हो जाना चाहिए। ओके, वो सारा चीज प्लान होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट पूरा चेक करना है कि कुछ पेजेस को चेक करना है, ये भी प्लानिंग फेज में डिसाइड होगा। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट फेज किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब क्या? अभी प्लानिंग फेज में डिसाइड कर लिया डॉक्यूमेंट को कौन चेक करेगा, कब चेक स्टार्ट होना चाहिए, कब तक खत्म हो जाना चाहिए, क्या चेक करना है डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली, कैसे चेक करना है, ये सब कुछ प्लानिंग में डिसाइड हुआ। उसके बाद जिन लोगों को डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए सिलेक्ट किया गया, उन लोगों को क्या बोला जाता है? रिव्यूअर या इंस्पेक्टर। जो डॉक्यूमेंट को चेक करने वाले हैं उनको क्या बोला जाता है? इंस्पेक्टर या चेकर्स या रिव्यूअर। तो वो जो रिव्यूअर या इंस्पेक्टर या चेकर होते हैं, ओके, उनको बुलाया जाएगा। उनको बुलाने के बाद किक ऑफ में क्या होता है? जो चेकर है या इंस्पेक्टर है, जो रिव्यूअर है, जो डॉक्यूमेंट चेक करने वाले हैं, उनको बुलाया जाएगा और उनको डॉक्यूमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ताकि वो डॉक्यूमेंट समझ पाए। उसके बाद उनको बताया जाए, उनको डॉक्यूमेंट क्या किया जाएगा? हैंड ओवर किया जाएगा, मतलब उनको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा ताकि वो पढ़ना स्टार्ट कर सके। ओके, सो किक ऑफ फेज में बेसिकली डॉक्यूमेंट के बारे में उनको इंट्रोडक्शन मिलेगा, उनको एग्जैक्टली क्या करना है, डॉक्यूमेंट में क्या चेक करना है, यह बताया जाएगा। और उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा ताकि लोग क्या कर सके? पढ़ना स्टार्ट कर सके।
तीसरे फेज में क्या होगा? प्रिपरेशन फेज। प्रिपरेशन फेज में हर कोई डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, जो भी इंस्पेक्टर है, चेकर है, रिव्यूअर है, वो डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे और पढ़ते टाइम पे अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम लगते हैं तो वो उनको लिख के रखेंगे। अगर उनको कोई डिफेक्ट मिलता है, कुछ प्रॉब्लम्स पता चलता है डॉक्यूमेंट के, तो वो लिख के रखेंगे उसे। उसके बाद रिव्यू मीटिंग होगा, जिस डेट और टाइम पे डिसाइड किया है उस डेट और टाइम पे क्या होगा? रिव्यू मीटिंग होगा। ओके, मैनेजर ने प्लानिंग में जो भी डेट और टाइम डिसाइड किया होगा मीटिंग के लिए, वो डेट और टाइम पे मीटिंग होगा। मीटिंग में ऑथर आएगा जिसने डॉक्यूमेंट बनाया। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट को चेक किया, इंस्पेक्टर्स, वो लोग आएंगे। फिर वो लोग बताएंगे कि इस पेज नंबर पे डिफेक्ट है। ऑथर क्या करेगा? सफाई देगा अपनी, बोलेगा नहीं नहीं, यहाँ पे डिफेक्ट नहीं है, मैंने करेक्शन किया था इसको और ये ऑलरेडी हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो ये देखा जाएगा कि कौन सच बोल रहा है। जैसे कोर्ट में होता है ना, तो कोर्ट में इस पे इल्जाम लगाया है सपोज कि यहाँ पे डिफेक्ट है, तो ये सफाई देगा अपनी कि नहीं नहीं डिफेक्ट नहीं है, ऑथर बताएगा। उसके बाद सब लोग मिलके चेक करेंगे क्या सच में प्रॉब्लम है इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर कि नहीं है। अगर नहीं है तो आगे बताएगा नेक्स्ट डिफेक्ट बताओ। नेक्स्ट डिफेक्ट के लिए फिर वापस से ऑथर अपनी सफाई देगा कि ये डिफेक्ट नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे किया था। फिर सब लोग मिलके देखेंगे सच में डिफेक्ट है, हाँ डिफेक्ट है, तो उसको लिख के रखा जाएगा। उसके बाद में दूसरा डिफेक्ट, हर डिफेक्ट के लिए क्या होगा? सब लोग मिलके डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे। अगर उनको लगता है कि ये डिफेक्ट है तो उसको लिख के रखा जाता है। और ये सारे डिफेक्ट जो भी होंगे वो लिख के रखे जाएंगे और मीटिंग के बाद किसको दिए जाएंगे? ऑथर को, ताकि ऑथर उसके ऊपर क्या कर सके? करेक्शंस कर सके। सो रिवर्क फेज में क्या होगा? जो भी डिफेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर मिले थे मीटिंग में, उन सबको करेक्ट किया जाएगा। और करेक्ट करने के बाद फिर लास्ट में क्या होता है? फॉलो अप। फॉलो अप में ये देखा जाता है कि ऑथर ने जो भी डिफेक्ट बताए थे मीटिंग में, क्या वो सारे डिफेक्ट ऑथर ने फिक्स किए हैं? क्या डॉक्यूमेंट अभी परफेक्ट है? तो किसमें चेक किया जाता है? फॉलो अप। ओके, एक बार देख लो ये सारे 6 फिजिक्स। अवनीश, चेतन, पलश। Yes, ma'am. Can go. ओके, हाँ मैम, समझ में आ गया। गुड। अवनीश, Yes. ओके। सो रिव्यू क्या है? इट्स अ फॉर्मल प्रोसेस। ये देखो, वॉक थ्रू जनरली इनफॉर्मल होता है। वॉक थ्रू इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस। इसको इनफॉर्मल बोला गया है। इनफॉर्मल क्यों बोला गया है? क्योंकि वॉक थ्रू के लिए कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं बनती, वॉक थ्रू के लिए कोई प्लानिंग वगैरह नहीं होता। सो ये कैसे होता है? जैसे फ्रेंड को आप बोल रहे हो कि मेरा डॉक्यूमेंट चेक करने में हेल्प कर, वो फ्रेंड आपका हेल्प करेगा, दैट्स इट। इसके लिए कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं बनती। सो ये इनफॉर्मल प्रोसेस है, कैजुअल प्रोसेस है। रिव्यू जो है इट इज अ फॉर्मल प्रोसेस। यहाँ पे प्लानिंग होता है, रिपोर्ट जनरेट होती है। सो ये फॉर्मल प्रोसेस है वेरिफिकेशन का। यहाँ पे मेल वेल जाते हैं, रिपोर्ट जनरेट होता है, प्लानिंग होता है, वगैरह वगैरह। So review is a formal process, planned activity, use of well-defined process to find defects. Review कैसे किया जाता है? Read the contents of documents, identify defect in the document, report the findings, report करो जो defect मिले उसको, close the defect by taking necessary action. Close करो मतलब ये कौन करेगा? close defect को author। उसके बाद फॉलो अप में क्या चेक किया जाएगा कि सारे डिफेक्ट जो रिपोर्ट हुए थे ऑथर को फिक्स हुए कि नहीं। तो इसको क्या बोला जाता है? री रिव्यू। री रिव्यू मतलब फॉलो अप। फॉलो अप में देखा जाएगा कि जो डिफेक्ट रिपोर्ट किए गए थे वो फिक्स हुए कि नहीं। कौन कौन रिव्यू कर सकता है? पीयर। पीयर मतलब आपका टीममेट। सुपेरियर मतलब सीनियर। मैनेजमेंट, ऑडिट टीम, कस्टमर, ये सारे लोग रिव्यू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट।
अब यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है, आपको देखना है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें से कौन सी रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, कौन सी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, या होनी चाहिए थी वहां पे वो रिक्वायरमेंट लेकिन नहीं है, कौन सी ऐसी चीज है जो वहां पे मेंशन ही नहीं है, या वो अच्छी तरीके से मेंशन नहीं, क्लियरली लिखी नहीं है, वहां पे होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। एक बार पढ़ो इसको। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरी तरीके से दिया है क्या रिक्वायरमेंट? देखो, अगर आप कहीं पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो क्या क्या एंटर करते हो, यहाँ पे वो सारी चीजें हैं क्या? क्या क्या चीजें मिसिंग लग रही है आपको, या कौन सी चीजों में और डिटेल्स कुछ चाहिए? कौन सी चीजों में दिक्कत दिया तो है लेकिन डिटेल्स नहीं है? पढ़ना हो जाए तो मुझे बताना। पलाश, चेतन एंड अवनीश, ये हो गया है आपका पढ़ के? हाँ मैम। ओके, चेतन, अवनीश, इज इट डन? यस यस। ओके, सो यहाँ पे देखो आपको क्या मिसिंग लग रहा है, कौन सी चीजें ऐसी है जो मिसिंग है, डिटेल में नहीं है? अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ये सारी चीजें काफी है। यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, ईमेल आईडी लगेगा ना? ईमेल रिक्वायर्ड है। ईमेल आईडी दिया ही नहीं। और क्या क्या लग रहा है आपको जो होना चाहिए था लेकिन कंपलसरी नहीं है वहां पे दिए, ये नहीं है? ये देखो, और मैं बताती हूँ क्या मिसिंग है। ये देखो, नेम है 40 कैरेक्टर का, ठीक है, एड्रेस दिया हुआ है अल्फा न्यूमेरिक, ओके, डेट ऑफ बर्थ है लेकिन डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट नहीं दिया है। ओके, पहले मंथ डालना है या डेट कैलेंडर डालना है लिखी, फिर ईयर डालना है। कैलेंडर लिखी, क्या बोल रहे हो? डेट पिकर लिखी, डेट पिकर लिखा है। नहीं लिखा है ना? नहीं नहीं, डेट ऑफ बर्थ का डेट पिकर लिखा है, लिख लिया। करेक्ट, हाँ, मोबाइल नंबर का फॉर्मेट मिसिंग है। कोड करेक्ट। नंबर होना चाहिए या मोबाइल नंबर होना चाहिए, 10 डिजिट है या मैक्सिमम?
बराबर। वो लैंडलाइन नंबर होगा कि मोबाइल नंबर होगा, ये भी लिखा नहीं है। हाँ हाँ, ये भी मिसिंग है। हम्म। और इसे वेरिफिकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड कर रहे हैं तो कंट्री कोड भी मिसिंग है प्रॉपर। बराबर। उसके बाद और क्या चाहिए? पासवर्ड मिसिंग है। रीसेट पासवर्ड अगर मिसिंग है, रीसेट डेटा मिसिंग है। करेक्ट। ईमेल, अच्छा लॉगिन कैसे होगा? ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे लिखा है आईडी जनरेट होगा। आईडी जनरेट होगा तो पासवर्ड, पासवर्ड नहीं चाहिए क्या लॉगिन के लिए? हाउ द यूजर विल लॉग इन? यहाँ पे लिखा है आईडी जनरेट होगा आपका, लेकिन आईडी अगर जनरेट हुआ तो आईडी किस फॉर्मेट में रहेगा? और सिर्फ आईडी से लॉगिन हो जाएगा क्या? नहीं, पासवर्ड मिसिंग है। वही तो, पासवर्ड इज मिसिंग, तो पासवर्ड के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट लिखी नहीं है। हाँ। अगर यूजर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो उस केस में क्या होगा? हाउ यूजर विल लॉग इन? फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे आईडी ईमेल आईडी भी बोलेंगे नहीं है, उसका। ईमेल आईडी नहीं है। अगर दो यूजर के हाँ, नाम ईमेल आईडी सेम तो हुए पहले तो ही क्या बोला, होगा? पहले ही बोला ईमेल आईडी। हाँ, और यहाँ पे नाम अगर सेम हुए दो यूजर के तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो सकता है ना। हाँ नहीं, मोबाइल नंबर मांगा हुआ, हमारा मोबाइल नंबर का फॉर्मेट आ जाएगा। हाँ बराबर है। मोबाइल नंबर से कर सकते हैं हम लोग, मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन करके हो जाता सेटअप करेक्ट एज पर करेक्ट। द रिक्वायरमेंट। तो हमारी अगर रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से। बराबर, अगर यूजर ने कुछ गलत एंटर किया और सबमिट पे क्लिक किया तो एरर आना चाहिए, राइट? तो इसके लिए भी कुछ लिखा हाँ, नहीं क्योंकि है। कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, सिर्फ हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। अगर वो अल्फा अल्फा वगैरह है, अगर वो वर्ड यूज करेगा तो न्यूमेरिक यूज करेगा तो गलत हो जाएगा वो। बराबर। समझ में आ रहा है पलश, चेतन, अवनीश, सबको? मुझे तो आ रहा है। ठीक है। चेतन एंड पलश, नहीं आ रहा है? चेतन, पलश? हाँ मैम, समझ में आ रहा है। हाँ, चेतन। यस मैम, आ रहा है। ओके, एक्चुअली सिर्फ हमें ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें मिसिंग है यहाँ पे, या कौन सी चीजें और डिटेल में होनी चाहिए थी जो डिटेल में नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मिसिंग है यहाँ पे। ओके, चलो आगे बढ़ो। इसमें और भी डाल सकते हो आप, बहुत सारी चीजें और भी ऐड कर सकते हो। जैसे बर्थ, डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में रहेगा, कैलेंडर कंट्रोल रहेगा क्या? उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, अगर समझो यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं किया, सबमिट पे क्लिक किया तो क्या होगा उस केस में? उसके बाद अगर समझो यूजर ने डेटा एंटर किया और कैंसिल पे क्लिक किया तो क्या डेटा क्लियर होगा फील्ड का? अगर यूजर ने सारे फील्ड में एंटर किया तब कैंसिल बटन एनेबल होगा, या एक सिंगल फील्ड में डेटा एंटर किया तो भी कैंसिल कर सकते हैं? अगर समझे यूजर ने सब कुछ एंटर किया और एग्जिट पे क्लिक किया तो क्या होगा? कंफर्मेशन आएगा, डू यू रियली वांट टू एग्जिट विदाउट सबमिटिंग? अगर यूजर ने सबमिट नहीं किया, डेटा एंटर किया और एग्जिट पे क्लिक हो गया तो वहां पे मैसेज आना चाहिए ना, डू यू रियली वांट टू एग्जिट विदाउट सबमिटिंग? क्या आएगा कि मैसेज ऐसा? ओके, सारे मैसेजेस। इसके वैलिडेटर मिक्स वैलिडेटर सकते हैं ना सारे फील्ड्स के अगेंस्ट में, करेक्ट। कोडिंग क्या था। हाँ, वैलिडेटर रिक्वायर्ड है। वैलिडेट होना चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। वैलिडेशन, व्हाट इज वैलिडेशन?
Validation is a type of testing where application is executed to find defects. It is dynamic testing. Dynamic testing का मतलब application को run करके defect को find out किया जाता है. आप defect को find करने के लिए क्या करता है? application को run करते हैं, execute करते हैं. Validation is done at different levels of testing, unit integration, system and acceptance. Validation जो है वो अलग अलग लेवल पे होता है, यूनिट इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस. सो वैलिडेशन का मतलब क्या? एप्लीकेशन में डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए एप्लीकेशन को क्या करते हैं? रन करके देखा जाता है. उसको इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट चेक करके देखते हैं. चेक करते हैं कि आउटपुट जो आ रहा है वो करेक्ट है क्या. जैसे एप्लीकेशन के अंदर सर्च करके देखना, लॉगिन करके देखना, जो भी एप्लीकेशन को ट्राई करके देखा जाता है यहाँ पे वैलिडेशन में, इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक टेस्टिंग. वैलिडेशन इज डन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग. एप्लीकेशन को अलग अलग लेवल पे वैलिडेट करके देखा जाता है, जैसे यूनिट इंटीग्रेशन, सिस्टम एक्सेप्टेंस. ओके, एप्लीकेशन वैलिडेशन इज डन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग. कौन से लेवल्स पे होता है? यूनिट इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस. एप्लीकेशन को अलग अलग लेवल पे चला के देखा जाता है, ट्राई करके देखा जाता है, टेस्ट करके देखा जाता है. कौन से लेवल पे? यूनिट इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस. सो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है? ये देखो, वेरिफिकेशन क्या है? स्टैटिक टेस्टिंग. वैलिडेशन क्या है? डायनामिक टेस्टिंग. वेरिफिकेशन में हम लोग एप्लीकेशन को ट्राई नहीं करते, टेस्ट नहीं करते, हम लोग डॉक्यूमेंट चेक करते हैं. वैलिडेशन में हम लोग एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं. ओके, दोनों का डेफिनेशन आप दे सकते हो कि इन वेरिफिकेशन वी चेक द डॉक्यूमेंट्स टू फाइंड डिफेक्ट्स, इन वैलिडेशन वी चेक द एप्लीकेशन टू फाइंड डिफेक्ट्स. Verification start early from the first phase. Validation starts after coding phase. Validation में एप्लीकेशन को चेक करते हो तो एप्लीकेशन को चेक करेंगे कोडिंग के बाद. Verification helps to find defect as well as location. Verification में डिफेक्ट के साथ साथ डिफेक्ट का लोकेशन भी मिलता है. Validation helps to find defect but not location. उसके बाद verification methods are walk through and review. Validation is done at different level of testing, unit integration, system and acceptance. Verification में slogan क्या है? Are we doing the job right? Are we building the product right as per requirement? क्या वेरिफिकेशन में हम लोग स्लोगन में ये चेक करते हैं कि क्या हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो राइट बन रहा है? वैलिडेशन में हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बन चुका है क्या वो राइट है? वेदर इट इज डूइंग द राइट जॉब, क्या एप्लीकेशन करेक्ट जॉब कर रहा है? ये देख लो एक बार अच्छे से, चेक करो आपको समझा है क्या? एक बार ये गो थ्रू करो, जो भी डाउट से पूछो. Yes, is there any doubts, Chetan, Palash and Amnish? Any questions here?
No, ma'am. Chetan, Avnish, Palash, everyone. No, ma'am, continue. Okay, fine. Thank you. Okay. What is unit testing? देखो लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में Deepika, अभी, हाँ बोलो. Deepika. Yeah, black box and white box and gray box, which is the part of technique. It is a these are methods of testing. I think ये is a नहीं, part of validation. हाँ यस, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, ब्लैक बॉक्स व्हाइट Oh, बॉक्स वगैरह. okay. लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में पहला लेवल है वैलिडेशन का. जो पहला लेवल है डायनामिक टेस्टिंग, और वैलिडेशन जो होता है वो अलग अलग लेवल पे होता है. सो पहला जो लेवल है वो है यूनिट टेस्टिंग. टेस्टिंग को अलग अलग लेवल पे किया जाता है. पहला लेवल है यूनिट टेस्टिंग. ये सारे लेवल पे वैलिडेशन होता है. वैलिडेशन होना मतलब एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट किया जाता है. डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए एप्लीकेशन को यूज किया जाता है. सो यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या? व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग? व्हाट इज अ यूनिट? यूनिट टेस्टिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है. व्हाट इज अ यूनिट? यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट इज नथिंग बट इट्स अ प्रोग्राम. यूनिट Small piece टेस्टिंग of को, program. यस, व्हाट इज अ यूनिट? जावा या Small सी piece of लैंग्वेज में हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं वो यूनिट है. फंक्शंस जो बनाते हैं वो यूनिट है. क्लास, जावा में क्लास बनता है, क्लास इज अ यूनिट. सो यूनिट क्या है? इट इज अ स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कोड. इट्स द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कोड विच कैन बी टेस्टेड इन सेपरेटली. यूनिट क्या होता है? इट्स अ स्मॉल, यहाँ पे लिखा है देखो, यूनिट इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ, स्मॉलेस्ट कंपाइलेबल कंपोनेंट which can be tested in isolation. Class, program, functions are unit. यूनिट टेस्टिंग को अलग अलग नाम है. जैसे उसको कंपोनेंट टेस्टिंग बोलते हैं, उसी को मॉड्यूल टेस्टिंग भी बोलते हैं, उसी को प्रोग्राम टेस्टिंग भी बोलते हैं. यूनिट का मतलब क्या? सबसे स्मॉलेस्ट पीस जो कोड का है जिसको आप सेपरेटली टेस्ट कर सको उसे यूनिट बोलते हैं. जिससे कोई फंक्शन हो गया, कोई क्लास हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, वो सारे क्या है? यूनिट है. जनरली यूनिट टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर करते हैं. Unit testing can be done manually or it can be done using support of tools. देखो ये सारे टूल्स है यूनिट टेस्टिंग के. जे यूनिट, एन यूनिट, टेस्टिंग जी. जे यूनिट किसके लिए यूज होता है? जावा एप्लीकेशन के लिए. एन यूनिट डॉटनेट एप्लीकेशन के लिए यूज होता है. टेस्टिंग जी जे यूनिट के जैसा है, जावा एप्लीकेशन के लिए. क्या बताया मैंने आपको यूनिट टेस्टिंग के बारे में? यूनिट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कोड जिसको आप सेपरेटली ट्राई कर सको, टेस्ट कर सको. सपोज आपने कोई फंक्शन लिखा तो वो यूनिट है. उस यूनिट को हम लोग क्या करते हैं? यूनिट को डेवलपर क्या करता है? टेस्ट करता है. चेक करता है कि जो कोड उसने लिखा है क्या वो परफेक्टली रन हो रहा है. उसको आउटपुट इनपुट दिया, आउटपुट चेक करता है, आउटपुट करेक्ट आ रहा है. सो हर छोटे से छोटे पीस ऑफ कोड को टेस्ट किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिट टेस्टिंग. जो फंक्शंस लिखे होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है, जो क्लास लिखा होता है उसको टेस्ट किया जाता है. यूनिट टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर करता है. यूनिट टेस्टिंग मैन्युअली भी कर सकते हैं या उसके लिए टूल भी यूज कर सकते हैं. ये देखो मैं बता दूं आपको, जी यूनिट का कोड है मेरे पास. मैंने जी यूनिट यूज किया हुआ है. हम्म, 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 हम्म. सबसे सिंपल वाला दिखाती हूँ आपको. ये देखो मैसेज नाम का क्लास लिखा है.
गया। क्यों नहीं हो रहा ओपन? ये देखो, ये मैसेज मैसेज नाम का एक क्लास है जिसके अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है, गेट मैसेज। ओके, अब इसको टेस्ट करने के लिए, फंक्शन को टेस्ट करने के लिए एक दूसरा क्लास बनाया। ये देखो, ओके, आप देख सकते हो, पहले ये वाला क्लास बनाया, इसके अंदर एक मेथड है, एक फंक्शन है। इसको टेस्ट करने के लिए क्या बनाया, दूसरा क्लास बनाया, और उसके अंदर क्या लिखा है, टेस्ट केस है, जो यूनिट टेस्ट केस। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेथड है गेट मैसेज, इसको टेस्ट कर रहे हैं। ये जो मेथड बनाया था ना, इसके अंदर कौन सा मेथड बनाया था, गेट मैसेज। इसको कहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे। ये देखो, मैसेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैसेज क्लास के अंदर का जो मेथड है गेट मैसेज, इसको कॉल किया, और उसको चेक करे कि मैसेज जो दे रहा है वो करेक्ट दे रहा है क्या, मैसेज क्या, मैसेज जो आ रहा है वो करेक्ट है क्या। तो इसको बोला जाता है यूनिट टेस्टिंग। यहाँ पे मैसेज क्लास के अंदर का जो मेथड है उसको टेस्ट कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? हेलो Yes, अमरीश, पलश, चेतन, yes, आ रहा है मुझे। आ रहा है समझ में? चलो। Yes, ma'am. हम्म इसके बाद यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अभी इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है एग्जैक्टली? इंटीग्रेशन टेस्टिंग काफी बड़ा है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें इंटीग्रेशन में। ये देखो, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में एग्जैक्टली होता क्या है? ओके, इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट्स एट मॉड्यूल लेवल when various modules are integrated with each other to form subsystem or system. क्या होता है इंटीग्रेशन में? सी, यूनिट टेस्टिंग में हर पीस ऑफ कोड को सेपरेटली टेस्ट करते हैं। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, हर पीस ऑफ कोड को सेपरेटली टेस्ट किया जाता है। जैसे फंक्शंस जो होते हैं उसको अलग अलग टेस्ट करते हैं। ओके, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये देखा जाता है सेपरेटली तो हर यूनिट को टेस्ट किया हमने यूनिट टेस्टिंग में, लेकिन जब ये यूनिट को जोड़ा जाता है, क्या जोड़ने के बाद ये साथ में काम कर सकते हैं? अलग अलग हमने टेस्ट किया था यूनिट टेस्टिंग में, अलग अलग हर चीज काम कर रही है, लेकिन अगर इसको कंबाइन किया गया, जोड़ा गया, तो क्या जोड़ने के बाद ये साथ में रह सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं? ये किसमें देखा जाता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग ये देखते हैं, कैन दिस मॉड्यूल्स वर्क टुगेदर? सेपरेटली वी हैव टेस्टेड दिस मॉड्यूल्स इन यूनिट टेस्टिंग. After we join these modules, after we combine these modules, can these units work together? This is checked in the integration testing. What is the main objective of integration? The main objective of integration is to check whether the individually tested unit can work together. Mainly the interfaces between modules are tested. इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है दो मॉड्यूल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दो मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरफेस हो रहा है, उसको चेक करना। इंटीग्रेशन इज द डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स थ्रू वन मॉड्यूल कॉलिंग अदर मॉड्यूल, लॉजिकल डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स एंड डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मॉड्यूल्स। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जब एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ जोड़ते हैं, तो ये देखा जाता है कि दो मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब एक मॉड्यूल का डेटा दूसरे मॉड्यूल को जा रहा है,
अगर एक मॉडल के डेटा दूसरे मॉडल को प्रॉपरली जा रहा है तो इसका मतलब प्रॉपरली वर्क हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। यूनिट टेस्टिंग में समझो ईमेल एप्लीकेशन है। यूनिट टेस्टिंग में हमने क्या किया, इनबॉक्स को अलग से टेस्ट किया, मोबाइल का जो मेल बॉक्स है इनबॉक्स है उसको अलग से टेस्ट किया, ट्रैश फोल्डर जो होता है ट्रैश को अलग से टेस्ट किया। लेकिन जब इनबॉक्स को ट्रैश के साथ कनेक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये देखेंगे कि अगर इनबॉक्स से कोई मेल डिलीट किया तो वो ट्रैश में जा रहा है, अगर इनबॉक्स से मेल कोई डिलीट करते हैं वो ट्रैश में जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में प्रॉपरली इंटरफेस हो रहा है, प्रॉपरली वर्किंग हो रहा है। वैसे ही अगर समझो अपने मेल बॉक्स है, तो समझो अपने कंपोज मेल है, कंपोज मेल को अपने सेंट आइटम के साथ कनेक्ट किया, कंबाइन किया, तो ये देखोगे कि कंपोज मेल करने के बाद अगर कोई मेल सेंड होता है तो वो सेंट आइटम में जा रहा है क्या, जो भी मेल हमने कंपोज किया सेंड किया तो वो सेंट आइटम में अगर जा रहा है तो उसका मतलब वो परफेक्टली रन हो रहा है, वर्क हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, एक मॉडल जो है वो दूसरे मॉडल को कॉल करता है। जैसे होम पेज कब ओपन होगा, लॉगिन के बाद में। जब लॉगिन आप कर लेते हो तो होम पेज कॉल होगा। सो वन मॉड्यूल इज कॉलिंग अदर मॉड्यूल्स। लॉजिकल डिपेंडेंसी बिटवीन दिस मॉड्यूल्स, मतलब लॉजिकल डिपेंडेंसी का मतलब क्या, लॉजिकल मतलब कॉमन सेंस। लॉजिकल डिपेंडेंसी का मतलब क्या, अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है तो पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। जब तक ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। मतलब अगर ऑर्डर आपने प्लेस ही नहीं किया तो कैंसिल कर ही नहीं सकते। अगर लॉग आउट करना है तो पहले लॉग इन करना पड़ेगा, तभी लॉग आउट कर सकते हो। लॉग इन करना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है, तो ये डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंसी बोलेंगे ना उसको। अगर लॉग इन करना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑर्डर कैंसिल करना है तो पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। सो दिस इज अ कॉमन सेंस काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज। ये डिपेंडेंसीज भी हम लोग कहाँ पे चेक करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मॉड्यूल्स, मैंने अभी बताया आपको इसका एग्जांपल। मेल बॉक्स से मेल कोई डिलीट किया तो वो ट्रैश में जाना चाहिए। कंपोज मेल आपने कंपोज किया सेंड किया तो वो सेंट आइटम में जाना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम मेल बॉक्स टू ट्रैश फोल्डर, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम कंपोज मेल टू सेंट आइटम्स। ये किसमें चेक किया जाता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। There are two types of or two levels of integration testing. One is component integration, second is system integration. Component integration is always done after unit testing. Component integration का मतलब क्या, जो यूनिट टेस्टिंग के बाद में इंटीग्रेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट इंटीग्रेशन। कंपोनेंट इंटीग्रेशन मतलब यूनिट इंटीग्रेशन। यूनिट टेस्टिंग के बाद में क्या होता है, एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ कंबाइन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिट इंटीग्रेशन या कंपोनेंट इंटीग्रेशन। कंपोनेंट का मतलब ही यूनिट है। सो कंपोनेंट इंटीग्रेशन कब होता है, यूनिट टेस्टिंग के बाद। सिस्टम इंटीग्रेशन का मतलब क्या, जब पूरा सिस्टम टेस्टिंग हो जाता है तो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कंबाइन करते हैं और दोनों के बीच में इंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं, तो उसको बोला जाता है सिस्टम इंटीग्रेशन। सिस्टम इंटीग्रेशन का मतलब क्या, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है और दो सिस्टम के बीच में प्रॉपरली वर्किंग हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं, तो उसको बोला जाता है सिस्टम इंटीग्रेशन। जैसे अमेजोन पे जब भी आप शॉपिंग करते हो, पेमेंट करने के लिए आप गूगल पे यूज कर सकते हो। अमेजोन अलग एप्लीकेशन है, जीपे गूगल पे अलग एप्लीकेशन है, लेकिन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है ना। अमेजोन को पेमेंट करना है तो आप जीपे यूज कर सकते हो। सो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन। सो ये जो इंटरैक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन। अमेजोन को किसके साथ जोड़ा जा रहा है, गूगल पे के साथ या इंटरनेट बैंकिंग के साथ, तो दो एप्लीकेशन के बीच में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। इसको बोला जाता है सिस्टम इंटीग्रेशन। ये कब होता है, सिस्टम टेस्टिंग के बाद।
कब होता है? आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग. Integration testing is generally done by developer and tester, or there is a separate team for integration, integrators who are responsible for integration. इसका मतलब जनरली यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर और टेस्टर दोनों. ये कभी कभी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के लिए एक अलग टीम होती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटर्स. वो लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं. एक बार देख लो, ये समझा है क्या? गाइस समझा है आपको? कोई भी डाउट है यहाँ पे? Yes. Okay. चेतन, अवनीश, पलाश, पलाश आपको समझा है? चेतन, अवनीश, everyone, have you understood? Yes, Thank you. पलाश आपको समझा है? यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, अगर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में डिफेक्ट मिला तो वो पहले फिक्स होगा, राइट प्रगति? ओके. इफ इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग वी फाउंड अ बग, देन व्हाट इज द प्रोसीजर? इंटीग्रेशन टेस्टिंग में किस तरह का डिफेक्ट मिलेगा? जैसे आपने मेल बॉक्स को ट्रैश के साथ कंबाइन किया, मेल बॉक्स से मेल डिलीट करो तो वो ट्रैश में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब देयर इज प्रॉब्लम बिटवीन द इंटरैक्शन बिटवीन मेल बॉक्स एंड ट्रैश. तो अभी क्या करा जाएगा? कोड में चेंजेस किए जाएंगे ताकि मेल बॉक्स का कम्युनिकेशन किसके साथ हो? ट्रैश के साथ. मेल बॉक्स का डेटा किस में जाए? ट्रैश में. तो उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाएगा. कोड में चेंजेस किए जाएंगे उसके लिए, ताकि मेल बॉक्स किसको कॉल करे? ट्रैश को. और मेल बॉक्स का डेटा किसको सेंड हो? ट्रैश को. Okay. Integration approaches. There are different approaches for integration based on the readiness of modules. Bottom-up integration, top-down integration, critical part first integration, big bang integration. Integration के अलग अलग approaches हैं, bottom-up, top-down, critical part first and big bang. अभी सबसे पहला approach है integration का bottom-up integration. अभी bottom-up integration का मतलब क्या? In bottom-up integration, we start combining bottom modules first and we continue till the top module is integrated. Bottom-up integration में हम लोग bottom से integration start करते हैं और तब तक continue करते हैं जब तक top module integrate नहीं हो जाता. क्या बोला गया है? Bottom-up integration में हम लोग bottom से integration start करते हैं, मतलब bottom module से integration करना start करते हैं और तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक टॉप मॉड्यूल इंटीग्रेट नहीं हो जाता. इसका मतलब क्या? बॉटम मॉड्यूल का मतलब क्या? बॉटम मॉड्यूल मतलब वो मॉड्यूल जो एप्लीकेशन के हायरार्की में लास्ट में आता है. इसका मतलब क्या? अच्छा मुझे बताओ, फीडबैक ऑप्शन कब आएगा? स्टार्टिंग में आएगा कि लास्ट में आएगा? अमेज़न पे आप प्रोडक्ट पे रिव्यू देते हो,
रिव्यू आप कब दोगे, लास्ट में दोगे कि स्टार्टिंग में दोगे? ऑफकोर्स लास्ट में, जब आपको वो प्रोडक्ट जो है आपके घर पे डिलीवर होगा, आपको अच्छा लगेगा, तो आप उसका रिव्यू दोगे ना। इसका मतलब लास्ट में आएगा ना, तो वो क्या है, बॉटम मॉड्यूल। बॉटम मॉड्यूल मतलब वो मॉड्यूल जो एप्लीकेशन में लास्ट में आप यूज करते हो। सो बॉटम मॉड्यूल से आप इंटीग्रेशन कहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बॉटम अप इंटीग्रेशन। समझो आपके पास बॉटम के मॉड्यूल रेडी है, तो आप इंटीग्रेशन किससे स्टार्ट करोगे, बॉटम मॉड्यूल से। और तब तक कंटिन्यू करोगे जब तक टॉप मॉड्यूल इंटीग्रेट नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो, समझो आपके पास लॉगिन का मॉड्यूल रेडी है लेकिन रजिस्ट्रेशन रेडी नहीं है। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि बॉटम मॉड्यूल रेडी है हमारे पास, लेकिन इसके ऊपर का टॉप मॉड्यूल रेडी नहीं है, इसका यूनिट टेस्टिंग नहीं हुआ है सपोज। रजिस्ट्रेशन इज नॉट रेडी फॉर इंटीग्रेशन। लॉगिन इज रेडी बट रजिस्ट्रेशन इज नॉट रेडी। अभी अगर लॉगिन करना है तो कम से कम एक आईडी पासवर्ड तो चाहिए, बट कैसे मिलेगा, रजिस्ट्रेशन रेडी नहीं है, इसके ऊपर यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म नहीं हुआ है, इसका कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो अभी जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, हम लोग लॉगिन को कैसे टेस्ट करेंगे? अभी लॉगिन तो रेडी है, लॉगिन को टेस्ट करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए डेवलपर क्या करेगा, एक टेम्पररी कोड लिखेगा जो लॉगिन मॉड्यूल को कॉल करे और उसको एक टेम्पररी आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करे, ताकि उस टेम्पररी आईडी पासवर्ड से हम लोग लॉगिन को टेस्ट कर सके, लॉगिन कर सके। क्या बताया मैंने आपको कि समझो लॉगिन मॉड्यूल आपके पास रेडी है, लेकिन इसका जो पहले का मॉड्यूल है, इसके टॉप का जो मॉड्यूल है रजिस्ट्रेशन, वो रेडी नहीं है। तो अभी तब तक वेट नहीं कर सकते जब तक रजिस्ट्रेशन रेडी हो। जो रेडी मॉड्यूल है लॉगिन, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो डेवलपर क्या करेगा, जब तक रजिस्ट्रेशन रेडी नहीं होता, एक टेम्पररी कोड लिखेगा जो लॉगिन फंक्शन को कॉल करे और यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करे, ताकि हम लोग लॉगिन करके देख सके, टेस्ट कर सके लॉगिन को। ये टेम्पररी कोड जो लिखा जाता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच में, ड्राइवर। ये जो टेम्पररी कोड लिखा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ड्राइवर। ये टेम्पररी कोड कब तक रहेगा, जब तक एक्चुअल रजिस्ट्रेशन रेडी नहीं हो जाता। जब रजिस्ट्रेशन रेडी हो जाएगा, इस टेम्पररी कोड को हटा दिया जाएगा। ये टेम्पररी कोड कब तक रहेगा, जब तक रजिस्ट्रेशन रेडी नहीं हो जाता। जैसे रजिस्ट्रेशन रेडी होके आ जाएगा, इस टेम्पररी कोड को रिप्लेस किया जाएगा रजिस्ट्रेशन से। सो जब आप बॉटम मॉड्यूल से इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हो, प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास बॉटम का मॉड्यूल तो रेडी है, लेकिन उसको डेटा कहाँ से आता है, टॉप मॉड्यूल से, लेकिन टॉप मॉड्यूल रेडी नहीं है। सो जब तक ये टॉप मॉड्यूल रेडी नहीं हो जाते, डेवलपर को क्या लिखना पड़ता है, टेम्पररी कोड जो बॉटम मॉड्यूल को कॉल करे और उनको जो डेटा लगता है वो सप्लाई करे, ताकि हम लोग बॉटम मॉड्यूल्स को टेस्ट कर सके। ओके, ये जो है मैंने जैसे बताया कि टेम्पररी कोड लिखे जाते हैं, ये टेम्पररी कोड लिखना बहुत इजी है। ये टेम्पररी कोड जो होता है ड्राइवर, ये बहुत फटाफट डेवलप होते हैं। ये टेम्पररी कोड का काम क्या होता है, या ड्राइवर का काम क्या होता है, बॉटम मॉड्यूल को कॉल करना और उसको डेटा पास करना। जैसे आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो और डेटा सेंड कर रहे हो, इजी है ना, फंक्शन को कॉल करना, डेटा पास करना, हार्डली 1-2 लाइन का कोड होगा, राइट। सो ड्राइवर डेवलप करना इजी है। सो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है बॉटम अप का। पहले हमारे पास मॉड्यूल ए 1.1 है, ए 1.2 है, लेकिन A.1 रेडी नहीं है। तो उसका क्या आएगा, जब तक वो रेडी नहीं हो जाता उसका ड्राइवर आएगा। ये ड्राइवर कब तक रहेगा, जब तक ओरिजिनल A.1 नहीं आ जाता। जैसे ये ओरिजिनल A.1 आ जाएगा, इसको रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह क्या आएगा, ओरिजिनल A.1। अभी A.1 आ गया, लेकिन उसके ऊपर का मॉड्यूल रेडी नहीं है, तो उसका क्या आएगा, ड्राइवर।
और ये ड्राइवर भी कब तक रहेगा, जब तक ओरिजिनल ए नहीं आ जाता। जैसे ओरिजिनल ए आ जाएगा मॉड्यूल, इसको रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल मॉड्यूल ए के साथ। इतना समझा है, एक बार देखो अच्छे से समझा है क्या। कलश, अवनीश, चेतन, समझा है? यस Yes. सबको समझा है? आगे बढ़ो। यस यस ओके, सो ये एक बार देखना है, देख लो। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर इज डेवलप, ड्राइवर मतलब टेम्परेरी कोड जो बनाया जाता है उसको ड्राइवर बोलते हैं। चलो समझा है तो आगे बढ़ती हूँ। चलो, टॉप डाउन इंटीग्रेशन। अभी अगर आपको बॉटम अप इंटीग्रेशन समझा है ना, तो टॉप डाउन उसके अपोजिट है, सेम है। टॉप डाउन में क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे बॉटम बॉटम मॉड्यूल से हम लोग स्टार्ट नहीं करते। टॉप डाउन में क्या होता है? ऊपर के मॉड्यूल से इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। ऊपर का मॉड्यूल अगर रेडी है तो ऊपर से इंटीग्रेशन स्टार्ट किया जाता है। सो सबसे पहले ए मॉड्यूल, टॉप का मॉड्यूल रेडी है तो टॉप मॉड्यूल से इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये टॉप मॉड्यूल नीचे के मॉड्यूल को कॉल कर रहा है, वो रेडी नहीं है। तो जब तक ये मॉड्यूल रेडी नहीं हो जाते, डेवलपर उनके लिए क्या लिखेगा? टेम्परेरी कोड्स। ए मॉड्यूल को टेस्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ए मॉड्यूल नीचे के मॉड्यूल को कॉल कर रहा है जो कि रेडी नहीं है। तो जब तक ये मॉड्यूल्स रेडी नहीं हो जाते, डेवलपर इनके लिए क्या लिखेगा? टेम्परेरी कोड्स। इन टेम्परेरी कोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप डाउन इंटीग्रेशन में क्या बोला जाता है? स्टब। इन टेम्परेरी कोड्स को टॉप डाउन अप्रोच में क्या बोला जाता है? स्टब। बॉटम अप अप्रोच में जो टेम्परेरी कोड बनते हैं उनको ड्राइवर बोलते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में जो टेम्परेरी कोड लिखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टब। टेक्निकली स्टब और ड्राइवर दोनों अलग अलग है। स्टब जो होता है वो कॉल्ड फंक्शन है, ड्राइवर इज अ कॉलिंग फंक्शन। स्टब के अंदर कोडिंग ज्यादा होता है, स्टब को डेवलप करना थोड़ा डिफिकल्ट है। स्टब इज अ कॉल्ड फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो कॉल हुआ है। जैसे ये नीचे का फंक्शन है, इसको कॉल कौन कर रहा है? ए मॉड्यूल। सो ये क्या है? कॉल्ड है, कॉल्ड। इस स्टब को कौन कॉल कर रहा है? ए मॉड्यूल। सो दिस इज अ कॉल्ड फंक्शन। और ड्राइवर जो होता है वो क्या होता है? कॉलिंग। ड्राइवर नीचे के मॉड्यूल्स को कॉल कर रहे हैं। सो ड्राइवर्स आर कॉलिंग फंक्शंस। ड्राइवर जो होते हैं नीचे के मॉडल्स को कॉल करते हैं, सो ये कॉलिंग फंक्शंस है। ड्राइवर नीचे के मॉडल्स को कॉल करते हैं, ये कॉलिंग फंक्शंस है। और स्टब जो होता है वो कॉल्ड फंक्शन है। सो अभी समझो मेरे पास ए मॉड्यूल रेडी है, तो ए मॉड्यूल रेडी है लेकिन ये नीचे के जो मॉडल्स को कॉल कर रहा है वो रेडी नहीं है। तो क्या होगा? जब तक ये मॉडल रेडी नहीं हो जाते, ओके, इनका क्या आएगा? स्टब। डेवलपर क्या करेगा? इनके लिए स्टब डेवलप करेगा। जो मॉडल्स रेडी नहीं है उनके लिए स्टब डेवलप करेगा, टेम्परेरी कोड लिखेगा। अब ये स्टब कब तक रहेंगे? जब तक इनके ओरिजिनल मॉडल्स नहीं आ जाते। जैसे इनके ओरिजिनल आ जाएंगे, ये स्टब को रिप्लेस किया जाएगा विद द ओरिजिनल 8.1 एंड 8.2। उसके बाद 8.1 जिन मॉडल को कॉल करता है उनके स्टब्स, फिर 8.2 जिनको कॉल करता है उनके स्टब्स। ये स्टब भी कब तक रहेंगे? जब तक ओरिजिनल नहीं आ जाते।
जैसे ही ओरिजिनल आ जाएंगे ये स्टब्स को रिप्लेस किया जाएगा। क्या बताया मैंने? टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या? हम लोग इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट करते हैं? टॉप मॉड्यूल से। टॉप मॉड्यूल मतलब वो मॉड्यूल जो एप्लीकेशन के हायरार्की में स्टार्टिंग में आते हैं। स्टार्टिंग में जो मॉड्यूल्स यूज करते हो आप एप्लीकेशन में उसको टॉप मॉड्यूल बोलते हैं। समझो हमारे पास टॉप मॉड्यूल रेडी है लेकिन वो जिनको कॉल करते हैं वो रेडी नहीं है, तो उसके लिए जब तक वो बॉटम मॉड्यूल रेडी नहीं हो जाते उनके लिए क्या लिखे जाएंगे? स्टब लिखे जाएंगे, टेम्पररी कोड्स लिखे जाएंगे। अब ये टेम्पररी कोड भी कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक इनके ओरिजिनल नहीं आ जाता। जैसे ही ओरिजिनल आ जाएगा ये टेम्पररी कोड रिप्लेस होगा। उसके बाद ये जो मॉड्यूल आ चुके हैं ये जिनको कॉल करते हैं उनके स्टब्स, ओरिजिनल मॉड्यूल जिनको कॉल करते हैं उनके स्टब्स। ये स्टब भी कब तक रहेंगे? जब तक इनके ओरिजिनल नहीं आ जाते। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक सारे मॉड्यूल इंटीग्रेट नहीं हो जाते और पूरा एप्लीकेशन रेडी नहीं हो जाता। ठीक है, समझा है? आगे बढ़ू? यस। चलो, अभी नेक्स्ट अप्रोच है क्रिटिकल पार्ट फर्स्ट अप्रोच। क्रिटिकल पार्ट फर्स्ट अप्रोच का मतलब क्या? We design, develop, test and integrate critical functionalities of the application first. क्रिटिकल पार्ट फर्स्ट अप्रोच में क्या करते हैं? एप्लीकेशन को सबसे पहले एप्लीकेशन की जो इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटीज है उनको डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। बाकी फंक्शनलिटीज को बाद में डेवलप करा जाता है, बाद में इंटीग्रेट करा जाता है। एप्लीकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फंक्शनलिटीज को पहले डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। बाकी फंक्शंस को बाद में जोड़ा जाता है, बाद में डेवलप किया जाता है, बाद में जोड़ा जाता है। बहुत सिंपल है। सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटीज को पहले डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। बाकी की फंक्शनलिटीज को बाद में डेवलप करेंगे, बाद में जोड़ेंगे। तो उसको क्या बोला जाता है? क्रिटिकल पार्ट फर्स्ट। और लास्ट वाला जो अप्रोच है वो है बिग बैंग अप्रोच। बिग बैंग अप्रोच का मतलब क्या? बिग बैंग अप्रोच का मतलब इट्स अ नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन। बिग बैंग अप्रोच में क्या होता है? जब तक सारे मॉड्यूल रेडी नहीं होते तब तक वेट किया जाता है। जब तक सारे यूनिट रेडी नहीं होते तब तक वेट करते, आराम करते, वेट करते। जब सारे यूनिट रेडी होके आ जाएंगे तब उनको सबको एक साथ जोड़ा जाएगा और फिर टेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये अप्रोच अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे यूनिट को एक साथ जोड़ रहे हैं, बाद में टेस्ट कर रहे हैं। अगर सबको एक साथ जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? पता नहीं चलेगा डिफेक्ट कहां से आ रहा है। टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, क्रिटिकल पार्ट फर्स्ट अप्रोच अच्छा है क्योंकि यहाँ पे एक एक मॉडल को जोड़ा जाता है, टेस्ट किया जाता है। एक मॉडल को जोड़ा जाता है, टेस्ट करते हैं। एक मॉडल को जोड़ते हैं, टेस्ट करते हैं। लेकिन बिग बैंग में क्या होता है? सबको एक साथ जोड़कर फिर टेस्ट करते हैं। अगर सबको एक साथ जोड़ा गया तो अगर कोई डिफेक्ट आता है तो कहाँ से आता है वो समझना डिफिकल्ट हो जाता है, उस डिफेक्ट को फिक्स करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमेशा कैसा करना चाहिए? एक एक मॉडल को जोड़ो, टेस्ट करो, एक मॉडल को जोड़ो, टेस्ट करो, ऐसा करना चाहिए। तो बॉटम अप, टॉप डाउन, क्रिटिकल पार्ट फर्स्ट में क्या होता है? एक एक मॉडल जोड़ते हैं, टेस्ट करते हैं। लेकिन बिग बैंग अप्रोच में एक साथ सबको जोड़ के टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा नहीं है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। इसमें डिफेक्ट मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट है। समझ में नहीं आएगा डिफेक्ट कहां से आ रहा है। तो इसके लिए बिग बैंग अप्रोच यूज नहीं किया जाता। समझा है सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? से गाइस यस नो कुछ तो बोलो। हेलो हेलो हेलो। Yes, ma'am. Yes. ओके,
सो एक बार रिवीजन लेते हैं, फिर स्टॉप करेंगे हम लोग आज। या ये पढ़ाऊं मैं, सिस्टम टेस्टिंग पढ़ा दूं या यहाँ पे आप लोग बताओ कैसे करूं? 5 मिनट और पढ़ाऊं या स्टॉप करूं? रिवीजन लो, क्या बोल रहे हो आप लोग? मैम रिवीजन रिवीजन करवा लीजिए मैम, क्या बोल रहे हो? रिवीजन ले लो। रिवीजन। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ाया? हाँ, आज हमने बहुत सारी चीजें कवर अप की। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया। ये देखो क्या क्या लिया। सबसे पहले थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया। थर्ड चैप्टर में क्या स्टार्ट किया? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड पार्टिसिपेंट्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टास्क एंड पार्टिसिपेंट्स। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या क्या टास्क है, क्या क्या पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन से लोग टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, उसके बाद हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या क्या है, कौन कौन से टाइप की टेस्टिंग है। तो हमने ये देखा टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में 2 टाइप की टेस्टिंग होती है, एक होता है वेरिफिकेशन, दूसरा होता है वैलिडेशन। 2 टाइप की टेस्टिंग होती है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या क्या टास्क है, क्या क्या पार्टिसिपेंट्स है, वो भी बताती हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में 4 टास्क है। पहला टास्क, टू फाइंड डिफेक्ट, फाइंड देम एज अर्ली एज पॉसिबल। दूसरा टास्क, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टास्क कौन कौन से है? टू फाइंड डिफेक्ट, find them and find them as early as possible. उसके बाद हमने क्या किया? सेकेंड टास्क कौन सा है? टू रिपोर्ट डिफेक्ट्स। उसके बाद रिपोर्ट डिफेक्ट के बाद नेक्स्ट टास्क कौन सा है? टू चेक वेदर all reported defects are fixed. And to check whether any new defect have come after correction. ठीक है, सो टेस्टिंग के टास्क में क्या क्या है? ये सारे टास्क है टेस्टिंग के। ओके, उसके बाद हमने देखा कि टेस्टिंग में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। टेस्टिंग के पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन से है? सभी लोग टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे बिजनेस एनालिस्ट करता है टेस्टिंग में पार्टिसिपेट, फिर टेक्निकल आर्किटेक्ट भी पार्टिसिपेट करता है टेस्टिंग में, क्योंकि वो क्या चेक करता है? डिजाइन और कोड। उसके बाद कौन करता है? यूजर भी टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करता है। उसके बाद हमने देखा डेवलपर भी टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो यूनिट टेस्टिंग करता है। उसके बाद टेस्टर भी टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग करता है। और स्टैटिक टेस्टिंग में भी टेस्टर काम करता है। तो ये सारे लोग टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब अलग अलग टाइप का टेस्टिंग करते हैं। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होता है। वेरिफिकेशन को स्टैटिक टेस्टिंग बोलते हैं, वैलिडेशन को डायनामिक टेस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की डिफरेंस हमने देखा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन? हमने वेरिफिकेशन देखा क्या होता है, उसके बाद वैलिडेशन देखा। वेरिफिकेशन में क्या होता है? हम लोग डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। वैलिडेशन में हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन को चेक करते हैं।
ओके उसके बाद हमने ये देखा कि स्टैटिक और डायनामिक टेस्टिंग या वेरिफिकेशन वैलिडेशन में क्या डिफरेंसेस है। स्टैटिक और डायनामिक टेस्टिंग या वेरिफिकेशन वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक टेस्टिंग स्टार्ट्स अर्ली, डायनामिक टेस्टिंग स्टार्ट्स आफ्टर कोडिंग इज कंप्लीट। वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं डिफेक्ट फाइंड करने के लिए। वैलिडेशन में एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है टू फाइंड डिफेक्ट्स। वेरिफिकेशन में डिफेक्ट के साथ साथ डिफेक्ट का लोकेशन भी मिलता है। वैलिडेशन में डिफेक्ट के साथ साथ डिफेक्ट का लोकेशन नहीं मिलता। वैलिडेशन में सिर्फ डिफेक्ट मिलता है, डिफेक्ट का लोकेशन नहीं मिलता। उसके बाद वेरिफिकेशन को स्टैटिक टेस्टिंग भी बोलते हैं, वैलिडेशन को डायनामिक टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने वेरिफिकेशन की मेथड्स भी देखी थी, वॉक थ्रू एंड रिव्यू। वैलिडेशन में हमने ये देखा यूनिट टेस्टिंग क्या होता है। वी हैव सीन व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग। ये तो हमने इसके बाद क्या देखा, इसके पहले एक मिनट, इसके पहले हमने देखा वेरिफिकेशन की मेथड्स क्या है। मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, वॉक थ्रू, रिव्यू। फिर वेरिफिकेशन की हमने एक केस स्टडी की। उसके बाद वेरिफिकेशन केस स्टडी वी हैव डन। इसके बाद वैलिडेशन हमने देखा और क्या देखा, दोनों का डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने देखा यूनिट टेस्टिंग क्या होता है। यूनिट टेस्टिंग में मतलब क्या, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कोड को टेस्ट करना, जैसे प्रोग्राम, फंक्शंस, क्लास। उसके बाद हमने देखा इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब सेपरेटली हर यूनिट को टेस्ट करने के बाद हम लोग ये देखते हैं जब इन यूनिट्स को कंबाइन किया जाता है क्या ये यूनिट साथ में काम कर सकते हैं, whether the individually tested units can work together। दो यूनिट्स के बीच में इंटरेक्शन को टेस्ट किया जाता है, इंटरफेस को टेस्ट किया जाता है इंटीग्रेशन में। फिर हमने क्या देखा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अप्रोचेस क्या होते हैं। We have seen top down approach, bottom up approach, critical path first approach, big bang approach। So अभी कल कंटिन्यू करेंगे। So here we will stop। Yes, yes, function testing and unit testing, correct Pragati। Okay, all of you, we will stop it here for today। We will continue in the next class tomorrow at 8 o'clock। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे 8 o'clock। थैंक यू प्रगति। कल 8 बजे स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है, जैसे आज स्टार्ट किया था, रोज स्टार्ट करते हैं। तो अभी थैंक यू ऑल, बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू। बाय मैम।